बच्चों हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 10 सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 10 विविध प्रश्नावली के उदाहरणों को हल करना सीखा है। बच्चों आज के इस सेशन में प्रश्नावली 10 विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 6 तक के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और बच्चों इस विविध प्रश्नावली में हमें प्रश्नावली 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 के सभी प्रश्नों का रिवीजन हो रहा है, इसलिए ये प्रश्नावली इंपॉर्टेंट है, गौर से इसको समझिएगा। देखो एक्स वाई तल में तो हम ले लेते हैं एक्स वाई तल में ये हमारा एक्स एक्स हो गया और ये वाई एक्स हो गया, और इसके लंबवत एक तल लेते हैं वो है हमारा जेड एक्स। अब दिया है कि एक्स वाई तल में एक बिंदु दिया है P, या उसका स्थिति सदिश लेते हैं OP स्थिति सदिश, ये मूल बिंदु है, ओरिजिन है, जिसके निर्देशांक 0 0 0 है, और ये एक बिंदु है P जिसके निर्देशांक है x y z, और ये जो OP वेक्टर है जिसको हम R वेक्टर कह देते हैं जिसका नाम है स्थिति सदिश। अब देखिएगा जो स्थिति सदिश है जो एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में अर्थात धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में ये कोण बनाता है 30 डिग्री। ऐसे ही ये जो एक्स वाई एक्स की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में ये कोण बनाएगा ये 30, ये तो टोटल ये यहाँ से लेके यहाँ पूरा 90 है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा बच्चों, ये वाला बच जाएगा उसका 60 डिग्री। ऐसे ही ध्यान दीजिए ये जो स्थिति सदिश है OP वो ZX के साथ, ZX यहाँ पे लंबवत है अर्थात उसके साथ में यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो कोण बनाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये इसके क्या है पैरेलल है, सॉरी लंबवत है, परपेंडिकुलर है, इसलिए ये दो कोण कितना बनाएगा 90 डिग्री। और हम जानते हैं दिशा कोण को, दिशा कोण जो होते हैं अल्फा बीटा और गामा। अल्फा होता है कि एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में बनाया गया कोण उसको हम अल्फा कहते हैं। ऐसे ही वाई एक्स की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में बनाया गया कोण वो बीटा होता है, और सेम इसी प्रकार से जेड एक्स की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में बनाया गया कोण वो कहलाता है गामा, और इनको कहते हैं अपन दिशा कोण, और इसी का कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा मानी दिक्कोज्या कहलाता है। तो बच्चों ये है कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा, ये कहलाती है उसकी दिक्कोज्याएं कहलाती है। अब अपन मान लेते हैं कि जो OP सदिश है, जो उसके OP सदिश OP स्थिति सदिश, इसका जो मान लेते हैं इसके जो सदिश है वो है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ये हमने माना, जिसके घटक क्या है x y z है जो कि अदिश घटक है, और ये सदिश घटक है x i कैप y j कैप प्लस z k कैप, ये उसके सदिश घटक है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब हम निकालते हैं कोस अल्फा का मान। कोस अल्फा को हमने नाम दिया था L, और यहाँ पे कोस अल्फा का डिग्री हमने निकाल लिया 30 डिग्री, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है, तो यहाँ लिखते हैं कोस 30, और कोस 30 का मान होता है √3/2। ठीक है बच्चों। ऐसे ही देखो कोस बीटा को हमने m माना था, ये है कोस, और इसका मान हमने निकाल लिया 60 डिग्री, इसलिए कोस 60, और कोस 60 मान देता है 1/2। ऐसे ही ध्यान दीजिए कोस गामा, और कोस गामा को हमने n माना था, तो कोस गामा का गामा हमने निकाल लिया 90 डिग्री है, तो लिखते हैं कोस 90, और कोस 90 का मान होता है 0। तो बच्चों हमने यहाँ पे L M N के मान निकाल लिए, L बराबर √3/2, ऐसे ही m बराबर 1/2 और n बराबर 0, ये हमने निकाल लिया। और बच्चों हम जानते हैं जो है L क्या है हमारे पास में दिक्कोज्या, और दिक्कोज्याओं का जो अनुपात है वो दिक् अनुपात कहलाता है, जो कि दिक्कोज्याओं के साथ समानुपाती संख्या, वो समानुपाती संख्या है R L R, ऐसे ही M R, ऐसे ही N R, ये क्या कहलाते हैं उसके दिक् अनुपात कहलाते हैं बच्चों। और यहाँ पे R क्या है, R इक्वल टू R का परिमाण, और हमें दिया है कि ये सदिश कैसा लेना है, मात्रक सदिश, ये क्वेश्चन में दिया है, इसलिए R का जो परिमाण है वो हम 1 के बराबर लेंगे। मात्रक सदिश लिखिए, इसलिए हमें जो R का परिमाण है वो कितने के बराबर लेना है, 1 के बराबर लेना है। तो यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ हमारे पास में L बराबर होता है, हमें पता है, यहाँ से हमें पता है कि x बराबर LR होता है, ऐसे ही y बराबर MR और z
z इक्वल टू एन आर होता है। अब ये कैसे होता है, ये हम पढ़ चुके हैं कि कोस एल्फा होता है, हमें पता है कि कोस एल्फा इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। तो कोस एल्फा को हमने एल लिया था और आधार देखो यहाँ पे इसकी बात करते हैं अपन। आधार ये हमारा कोस एल्फा है, यहाँ से इसके ऊपर अपन लंब डालते हैं, ये मान ले तो पी पे मिलता है। तो ये तो उसका क्या हो गया, आधार हो गया। और ये आधार इसका क्या होता है, इसी का x की है तो ये दूरी होगा, परिमाण होगा x आधार। और यहाँ पे उसका लंब क्या है, लंब ये अपने पास में pm है। तो देखिएगा आधार बटे कर्ण, और कर्ण यहाँ हमने लिया है x बटे कर्ण हमने लिया है यहाँ पे r का परिमाण, इसलिए x बराबर एल आर होता है। और r को ऐसे इसको लिखा हमने एल आर, तो यहीं से हमने लिखा। ऐसे ही y बराबर ही एम आर और ऐसे ही z बराबर भी एन आर। अब देखो बच्चों, ये हमें दे रखा है कि r का जो परिमाण है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। इसलिए x इक्वल टू एल और l का मान है √3/2। ऐसे ही y इक्वल टू क्या है m और इसका मान हमें प्राप्त किया 1/2। ऐसे ही देखिए बच्चों z इक्वल टू n और इसका मान हमने प्राप्त किया 0। अब ये मान अपन रख देते हैं अपनी स्थिति सदिश में, अर्थात r वेक्टर में, जिसको हमने माना OP वेक्टर इक्वल टू xi कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ये हमने माना था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम अदिश घटक है x y z का मान यहाँ से रख देते हैं, इसलिए r सदिश इक्वल टू √3/2 i कैप प्लस 1/2 j कैप प्लस 0 k कैप। तो देखिएगा, इसलिए r वेक्टर इक्वल टू √3/2 i कैप प्लस 1/2 j कैप, ये हमारा आंसर होगा। और यही हमें पूछा है कि उसका मात्रक सदिश क्या है, वो हमने निकाल लिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बिंदु P और Q के निर्देशांक हमें दिया है, P के निर्देशांक x1 y1 z1, ऐसे ही Q के निर्देशांक हमें दिया है x2 y2 z2 को मिलाने वाले सदिश के अदिश घटक और परिणाम ज्ञात करना है। तो पहले तो हमें PQ सदिश निकालना है। तो बच्चों देखिएगा, ये हमारे पास में x y z तल में ये xx yx zx, ये हमारा एक स्थिति सदिश है OP, ये O है जिसके निर्देशांक है 0 0 0 और ये P है और इसको हम लेते हैं R वेक्टर। इसके निर्देशांक एक है P दे रखा है और एक Q दे रखा है बच्चों, दो लेते हैं, एक P दे रखा है और एक Q दे रखा है। तो अपन इसको मान लेते हैं एक P और एक Q। देखो बच्चों, एक यहाँ पे P बिंदु है और एक यहाँ पे Q बिंदु है। तो हमने पहले मिलाया P O को मिलाया, यहाँ से ओरिजिन को 0 0 0 OP स्थिति सदिश बनाया, ऐसे ही हमने OQ स्थिति सदिश बनाया। और बच्चों इसके बाद हमें ये निकालना है PQ स्थिति सदिश, अर्थात ये एक स्थिति सदिश निकालना है हमें और ये एक स्थिति सदिश निकालना है। और उसके लिए हमें योगफल, सदिशों के योगफल से त्रिभुज नियम से हम इसका सहायता ले लेंगे तो हमें ये इसका मिल जाएगा। देखिएगा, तो पहले तो अपन निकालते हैं zx है ये, पहले अपन निकालते हैं OP स्थिति सदिश। और OP स्थिति सदिश के लिए हमें निकालना पड़ेगा कि OK स्थिति सदिश माइनस P का स्थिति सदिश, और P के निर्देशांक हमें दिया है x1 y1 z1, ऐसे Q के निर्देशांक हमें दिया है x2 y2 z2, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें निकालना है PQ स्थिति सदिश और उसके लिए हमें सहायता लेनी पड़ेगी योगफल, त्रिभुज का योगफल नियम। तो देखिए, पहले हम OP स्थिति सदिश निकालते हैं, ये वाला स्थिति सदिश निकालते हैं। तो ये हमें मिलेगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ऐसे ही हमें OQ स्थिति सदिश निकालना है, वो हमारे पास प्राप्त होगा यहाँ से x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब बच्चों सदिश योगफल नियम से, सदिश योगफल से उसलिए हम जानते हैं कि PQ सदिश इक्वल टू, यहाँ पे त्रिभुज नियम लगा देते हैं,
तो यहाँ पे त्रिभुज नियम क्या कहता है, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इसके बराबर होता है, तो हमें क्या चाहिए, पी क्यू चाहिए, तो ये तो आपस में घट जाएगा, इसलिए पी क्यू वेक्टर इक्वल टू यहाँ से हमें मिलेगा ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर, और ओ क्यू वेक्टर का मान समीकरण 2 से, ओ पी वेक्टर का मान समीकरण 1 से रख देते हैं, इसलिए पी क्यू वेक्टर इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस, अभी लगाना है हमें ओपी स्थिति सदिश, उसके लिए हम समीकरण 1 से ले लेते हैं, तो देखिएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अब बच्चों ये घटाना हमें आता है, इसलिए ओ क्यू पी क्यू स्थिति सदिश इक्वल टू x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ये हमें प्राप्त हो गया ओपी स्थिति सदिश। और हम जानते हैं कि इसके अदिश घटक होते हैं, हमारे पास कोई सदिश है आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसमें एक्स वाई जेड होते हैं अदिश घटक, ये हम पढ़ चुके हैं, ये अदिश घटक होते हैं। ऐसे ही एक्स आई वाई जे कैप जेड के कैप ये सदिश घटक होते हैं, और इसका परिमाण है वो भी हम जानते हैं, इसका परिमाण होता है, अगर आर वेक्टर इसका परिमाण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये इसका परिमाण होता है। तो इनकी सहायता से हम इसको सोल्व कर लेते हैं, तो देखिएगा, तो सबसे पहले तो पी क्यू सदिश के अदिश घटक, अदिश घटक, अदिश घटक के लिए आई कैप के साथ जो गुणांक है वो उसके एक्स घटक हो जाएगा अदिश घटक, अर्थात x2 माइनस x1, दूसरा हो जाएगा y2 माइनस y1, और एक हो जाएगा z2 माइनस z1, ये तो उसके अदिश घटक हो गए। और बच्चों पी क्यू वेक्टर का परिमाण निकालना है, तो परिमाण इसकी सहायता से निकाल देंगे, इक्वल टू x क्या है उसके अदिश घटक अर्थात इसका स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, देखिएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही z2 माइनस z1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट लगाना है, तो ये इसका अंडर रूट लग गया और ये उसका परिमाण प्राप्त हो गया। तो बच्चों हमें यही पूछा है, उसका परिमाण पूछा है और उसके घटक पूछा है, वो हमने निकाल दिया, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है, उसके पश्चात वह उत्तर से 30 डिग्री पूर्व की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है और रुक जाती है। प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से लड़की की विस्थापन ज्ञात कीजिए। देखिएगा बच्चों अपने बुक में यहाँ पे पश्चिम दिया हुआ है और पश्चिम होने से इसका आंसर नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने पूर्व किया है और उससे इसका आंसर मिल रहा है। वैसे पश्चिम करने से भी आंसर आ जाएगा, पहले इसको देख लीजिएगा, सेम ऐसा करेंगे तो पश्चिम लिखा होगा उसका भी आंसर इससे हो जाएगा। तो पहले अपन बात करते हैं पूर्व से। तो देखिएगा, एक लड़की, पहले हम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बना लेते हैं। तो ये बच्चों हमने ले लिया दिशाएं, सर ये हमारे पास में नॉर्थ हो गया, ये हमारे पास में ईस्ट हो गया, ये हमारे पास में नॉर्थ, ये साउथ, और ये वेस्ट, जिसको बोलते हैं हम उत्तर, इसको बोलते हैं पूर्व, इसको बोलते हैं दक्षिण, और ये है हमारी पश्चिम। अब क्वेश्चन को इसके हिसाब से पढ़ते हैं। एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है, तो 1 2 3 4, यहाँ 4 किलोमीटर चलती है, 4 किलोमीटर। उसके पश्चात वह उत्तर से 30 डिग्री, यहाँ पे हम मान लेते हैं इसके पश्चात ये उसका नॉर्थ है, नॉर्थ। अब उत्तर से 30 डिग्री पूर्व दिशा में, इस दिशा में, उत्तर से इस पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर चलती है, अर्थात उत्तर से 30 डिग्री कौन बनाना है, ये 30 डिग्री, 30 डिग्री,
और यहाँ पे बिंदु पे अपन पहुँच जाते हैं, ये हो गया O, ये A बिंदु, और यहाँ पहुँच जाते हैं अपन B बिंदु पे पहुँच जाती है। उसके पश्चात वह उत्तर से 30 डिग्री पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर चलती है और ये दूरी है उसकी 3 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे जाके वो रुक जाती है। तो प्रस्थान, यहाँ से उसने प्रस्थान किया था, प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से लड़की के विस्थापन, तो उसका विस्थापन हो गया ये उसका OB विस्थापन। तो हमें उसका ये विस्थापन निकालना है, OB विस्थापन, OB विस्थापन निकालना है, ये हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, अब बात देखिएगा, अब हमारे पास में ये 4 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, हम यहाँ से एक इसके ऊपर लंब डाल देते हैं। इस लंब यहाँ पे इसको मान लेते हैं M है, ये M बिंदु पे मिलता है, और ये हो गया 90 डिग्री। अब देखिए ये 30 डिग्री है, तो बच्चों ये कोण कितना होगा, 60 डिग्री का हो गया, ये कोण 60 डिग्री का हो गया। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं, और बच्चों इस B बिंदु के निर्देशांक अपन बात कर लेते हैं। तो ये माइनस दिशा में है, तो ये वहाँ पे -x है, अर्थात इसके निर्देशांक -x, और ये प्लस का है, तो ये -x और y मान लेते हैं। B बिंदु के निर्देशांक है, B बिंदु के निर्देशांक अपन मान लेते हैं -x और y है। ठीक है बच्चों, और अपन इसका विस्थापन है वो मान लेते हैं OB विस्थापन इक्वल टू, इसको r वेक्टर से मान लेते हैं, वो है -x i कैप प्लस y j कैप है। ये उसका यहाँ पे विस्थापन है। अब देखिएगा बच्चों, अब हमें निकालना है x और y के मान निकालने हैं। उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं त्रिभुज ABM से, त्रिभुज ABM से। अब ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज है तो AB उसका कर्ण हो गया, ये उसका आधार हो गया, और ये उस पर लंब हो गया। तो देखिएगा, तो समकोण त्रिभुज से अपन निकालते हैं कोस थीटा। कोस थीटा हमें पता है, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण होता है। और आधार यहाँ पे देखो बच्चों, आधार कौन सा है, ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। तो आधार अपन यहाँ पे लिख देते हैं AM बटे, और कर्ण है हमारे पास में यहाँ पे दिया हुआ है AB, और AB की दूरी हमें 3 दे रखा है, 3 किलोमीटर। तो यहाँ पे रख देते हैं अपन 3। तो देखिए, और थीटा हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, हमने निकाल लिया, इसलिए cos 60 डिग्री इक्वल टू AM बटे 3। तो यहाँ से हमें AM का मान AM इक्वल टू 3 cos 60 प्राप्त होगा। देखिएगा बच्चों, cos 60 का मान रख देते हैं, और cos 60 का मान होता है 1/2, इसलिए AM बराबर 3, और यहाँ पे लिखा हमने 1/2, अर्थात ये हो गया 3/2। अब देखिए बच्चों, समझने वाली बात ये है कि हमें ये निकालनी है, OM दूरी निकालनी है, हमें ये वाली दूरी निकालनी है। उसके लिए A से O तक की दूरी 4 दे रखी है, अर्थात M से O या O से M निकालना हो तो 4 - x हो जाएगा। तो यहाँ से हम दूरी निकाल लेंगे MO दूरी के लिए। देखिएगा, इसलिए MO इक्वल टू 4 - AM, यहाँ से MO इक्वल टू 4 - 3/2। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा 8 - 5/2, 8 - 3/2, 8 - 3/2 इज इक्वल टू OM जो दूरी है, MO के बीच की दूरी, वो हमारे पास में 5/2 प्राप्त हो गई। और बच्चों यही हमारा x है, ये -x है, इसलिए ये प्राप्त होगा -5/2 प्राप्त कर लिया हमने। अब हमें y निकालना है बच्चों। देखिएगा, हमें ये मान निकालना है अभी। अब ध्यान दीजिए, हमें अब की बार हमें ये दूरी निकालनी है। इसके लिए हमें करना है BM की दूरी निकालनी है। उसके लिए हम अभी साइन थीटा ले लेते हैं। तो देखिएगा, त्रिभुज इसी से लेते हैं AMB में, त्रिभुज AMB में साइन थीटा, और साइन थीटा हमें पता है लंब बटे कर्ण होता है। और यहाँ पे देखिए, साइन थीटा अपने पास 60 डिग्री है, 60 है, साइन 60। और यहाँ पे अपन बात करते हैं अपनी लंब, और लंब यहाँ पे देखिए ये वाला है, तो लंब लिखते हैं अपन BM, तो यहाँ लिख देते हैं BM अपॉन कर्ण। कर्ण देखिए, कर्ण अपने पास वही है 3 किलोमीटर, तो यहाँ लिख देते हैं 3।
और बच्चों ध्यान दीजिए, साइन 60 का मान होता है √3/2 इक्वल टू bm/3। तो यहाँ से bm इक्वल टू 3√3/2 प्राप्त हो गया। अब बच्चों देखिए ये bm क्या है, यहाँ पे देखिए ये bm क्या है, उसकी y एक्स है, y एक्स से दूरी है, तो वो ये हमारे पास में, इसलिए y इक्वल टू 3√3/2। तो हमने x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के मान निकाल लिए और ये मान अपन यहाँ पे रख देते हैं जो हमने समीकरण माना है, स्थिति सदिश लिया है यहाँ पे। इसलिए r वेक्टर इक्वल टू x i कैप, x क्या है या माइनस i कैप प्लस यहाँ पे y j कैप, ये लिया हमने x माइनस x i कैप प्लस y j कैप। तो देखिएगा और x का मान हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, इसलिए r वेक्टर इक्वल टू -5/2 हमने निकाल लिया i कैप प्लस j का x का y का मान यहाँ से रख देते हैं 3√3/2 j कैप। तो यही उसका स्थिति सदिश है और यही हमें क्वेश्चन में पूछा है कि उसकी OB स्थिति सदिश क्या है, उसके प्रारंभिक बिंदु से लड़की का विस्थापन निकालिए और वो हमने यहाँ पे निकाल दिया बच्चों, जिसको हमने माना था, ये माना था हमने OB स्थिति सदिश इक्वल टू r वेक्टर माना था माइनस x i कैप प्लस y j कैप, और यहाँ पे हमने उसको लिख दिया और यही हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और इसको हल करते हैं। यदि हमें दिया हुआ है कि a वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर प्लस c वेक्टर के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। अब देखिएगा, अब आगे कह रहा है कि तब क्या सत्य है कि इसका परिमाण अर्थात a वेक्टर का परिमाण इक्वल टू बराबर होगा b वेक्टर के परिमाण प्लस c वेक्टर के परिमाण के। ये हमें सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करना है। ये तो दे रखा है, यदि ये है तब इसके लिए हो तब ये भी सही है क्या, ये हमें चेक करना है। तो देखिएगा, हम मान लेते हैं, कोई भी मान लेते हैं, माना a वेक्टर जो लिया हमने a सदिश इक्वल टू हम ले लेते हैं 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस 6k कैप, हमने इसको एक सदिश मान लिया। ऐसे ही जो b सदिश लेते हैं और प्लस एक c सदिश लेते हैं, उन दोनों का योग इसके बराबर होना चाहिए, तो वो हम कर सकते हैं। तो हम b सदिश ले लेते हैं, माना 2i कैप प्लस यहाँ से लेते हैं 3j कैप प्लस 2k कैप। ऐसे ही जो c वेक्टर है वो ले लेते हैं अपन 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप। अब देखिएगा यहाँ से तो अपन इसको जोड़ते हैं, तो b वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल टू यहाँ पे रखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप प्लस c वेक्टर रख देते हैं यहाँ पे, और c वेक्टर हमने लिया है 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप, और इसका हमने योग किया तो 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस 6k कैप, और ये प्राप्त हो गया हमें वेक्टर a के बराबर। तो ये बात तो सिद्ध हो गई कि a वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर प्लस c वेक्टर के योग के बराबर है, ये बात तो सत्य है। अब दूसरी बात कह रखा है कि a वेक्टर का परिमाण बराबर होगा b वेक्टर के परिमाण प्लस c वेक्टर के परिमाण के बराबर। ये भी हमें सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर है क्या। तो देखिए इनके बराबर है क्या। अब देखिए, तो पहले तो अपन यहाँ से निकाल लेते हैं a वेक्टर का परिमाण, तो इसलिए a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो यहाँ लिख देते हैं अपन 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये अभी हमने निकाला था, इक्वल टू 16 प्लस 64 प्लस 36। तो देखिएगा यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा a वेक्टर का परिमाण इक्वल टू, हम इसको टोटल कर लेते हैं, तो 6 यहाँ से 10 16 हो गया, तो यहाँ पे 9 10 और ये हो जाएगा 11 ठीक है। ऐसे ही अपन b वेक्टर का परिमाण निकाल लेते हैं, b वेक्टर का परिमाण,
और बी वेक्टर के परिमाण के लिए हम जो वेक्टर माना था बी 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देते हैं बी वेक्टर का परिमाण 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 4 प्लस 9 प्लस 4। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, ये प्राप्त हो गया रूट 17। ये हमारे पास में बी वेक्टर का परिमाण प्राप्त हो गया रूट 17। ऐसे ही अपन सी वेक्टर का परिमाण भी निकाल लेते हैं। सी वेक्टर का परिमाण, तो उसके अदिश घटक देखते हैं। अदिश घटक है यहाँ पे सी वेक्टर 2 प्लस 5, 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ लिख देते हैं अपन 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो सी वेक्टर का परिमाण इक्वल टू 4 प्लस 25 प्लस 16 का अंडर रूट। तो यहाँ पे हमारे पास प्राप्त हो रहा है बच्चों, देखिएगा ये होगा 20 to 20, ये होगा 45 का अंडर रूट। तो ये सी वेक्टर का परिमाण ये प्राप्त हो गया। अब रखते हैं यहाँ पे, तो ए वेक्टर का परिमाण क्या है? ए वेक्टर का परिमाण 116 है, वो यहाँ रख देते हैं अंडर रूट 116 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो बी वेक्टर का परिमाण है अंडर रूट 17, ये रूट 17 प्लस यहाँ पे रख देते हैं रूट 45। क्या ये बराबर है? क्या नहीं है। इसलिए अपन कह सकते हैं यहाँ से कि ए वेक्टर का परिमाण नॉट इक्वल टू बी वेक्टर के परिमाण प्लस सी वेक्टर का परिमाण, ये इसके बराबर नहीं है। ये हम ऐसे सिद्ध कर देंगे। ये बात क्या है? असत्य है। तो ऐसे हम इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए x ब्रैकेट में i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप एक मात्रक सदिश है। अर्थात पहले तो हमें ये दिया है कि x i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप क्या है? ये एक मात्रक सदिश है, अर्थात इसका मान 1 के बराबर है। ये हमें दिया हुआ है। अब देखिएगा बच्चों, x का ही मान निकालना है हमें, x का मान निकालना है, या देखिए x का मापांक निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसलिए अपन इसको लिख सकते हैं x का परिमाण यहाँ पे i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप का परिमाण इक्वल टू 1। अब देखिए इसको अपन सोल्व करते हैं, तो यहाँ से x का परिमाण इक्वल टू, यहाँ इसका करते हैं, इसका दूरी निकालते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसके घटक क्या है? 1 1 1 है, अर्थात अदिश घटक क्या है? इसका स्क्वायर कर दिया, ये किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो x का परिमाण इसको लिखेंगे √3, ये किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो यहाँ से देखो x का परिमाण इक्वल टू 1/√3। तो ये किस में हो सकता है? प्लस का भी हो सकता है या माइनस का भी हो सकता है, दोनों का हो सकता है। इसलिए यही हमें पूछा है कि x का परिमाण क्या है, वो हमने निकाल लिया और यही हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सदिशों ए, जो हमें एक सदिश दिया है, देखिएगा बच्चों, हमें एक सदिश दिया है a 2i प्लस 3j माइनस के, और एक दूसरा दिया है b सदिश, वो है i माइनस 2j प्लस k के परिणामी के समानांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 5 इकाई हो। अर्थात पहले तो हमें a सदिश और b सदिश का जोड़ निकालना, उनका परिमाण ही निकालना है। अर्थात देखो हमें दिया है कि a सदिश इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। ऐसे ही दूसरा वेक्टर दिया है b वेक्टर, वो दे रखा है i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो बच्चों इन दोनों का परिमाण निकाल लेते हैं, अर्थात a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकालते हैं पहले तो इन दोनों का योग करते हैं, तो हमारे पास में 3i कैप यहाँ से माइनस प्लस j कैप और यहाँ पे 0 k कैप प्राप्त हो गया। अर्थात a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप प्राप्त हो गया। अब क्वेश्चन को देखना है, एक निकाल लिया के समानांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें इसके समानांतर एक सदिश निकालना है, तो यहाँ पे पहले निकालते हैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश। अनुदिश मात्रक सदिश, पहले हम इसके अनुदिश एक मात्रक सदिश निकालते हैं, और इसके अनुदिश मात्रक सदिश हम जानते हैं वो होता है a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण के बराबर है। ये हम पढ़ चुके हैं कि अनुदिश घटक होता है, मान लो ये ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का परिमाण, ये हम जानते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या है, ए बी वेक्टर का ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन ए प्लस बी वेक्टर का परिमाण। तो देखिएगा यहाँ पे अपन इसको सोल्व करते हैं। इसलिए इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर समीकरण 3 से लिख देते हैं, तो 3i कैप प्लस जे कैप अपॉन ए प्लस इसका परिमाण निकाल लेते हैं। तो परिमाण निकालने के लिए 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट ले लेते हैं, अर्थात इसके जो मात्रक सदिश हैं, मात्रक सदिश अनुदिश मात्रक सदिश हमें प्राप्त हो रहा है 3i कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 10। देखिएगा अलग अलग लिख लेते हैं, इसलिए 3i कैप अपॉन रूट 10 प्लस जे कैप अपॉन रूट 10। बच्चों तो ये उसके अनुदिश सदिश हो गया, और इस सदिश को हम मान लेते हैं सी कैप मान लेते हैं। अर्थात अब क्वेश्चन में देखा है जिसका परिमाण 5 हो तो हमें क्या करना है, 5 सी कैप निकालना है। अर्थात वो यहाँ से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कर लेते हैं अपन 5, यहाँ पे लिख देते 3i कैप अपॉन रूट 10 प्लस जे कैप अपॉन रूट 10। अब देखिएगा सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 3i कैप अपॉन रूट 10 प्लस 5 जे कैप अपॉन रूट 10। बच्चों वैसे ये आंसर है, पर और भी अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 15i कैप अपॉन रूट 10, यहाँ हमने रूट 10 से गुणा भी किया और रूट 10 से हमने भाग भी दे दिया। ऐसे यहाँ पे कर लेते हैं 5 अपॉन रूट 10 जे कैप, और यहाँ पे भी हमने रूट 10 से गुणा किया और रूट 10 से ही सेम संख्या से भाग दिया। तो देखिएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10, तो यहाँ लिखेंगे 5 अपॉन 10 और ये है रूट 10 ये आई कैप। ऐसे यहाँ पे भी 5 अपॉन ये 10 और ये हो जाएगा अपना रूट 10 जे कैप। देखिएगा तो 5 1 जा यहाँ से 5 से काटेंगे तो 3/2 रूट 10 ये हो जाएगा आई कैप, प्लस यहाँ पे देखिए 1/2 रूट 10 जे कैप, और यही उसके अनुदिश घटक है जो हमें मात्रक सदिश है जो कि हमें पूछा है और हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 10 विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 6 तक के प्रश्नों को हल करना सीखा है। बच्चों ने सेशन में हम विविध प्रश्नावली 10, 7 और उसके आगे के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।